नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आपका स्वागत है सवाल पब्लिक का शो पर। उत्तर प्रदेश में आज नया इतिहास रचा गया। पहली बार कोई भी नेता 5 साल यूपी की सरकार चलाकर दोबारा मुख्यमंत्री बना है। ऐसा 37 साल में पहली बार हुआ। योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में 52 मंत्रियों के साथ आज शपथ ली। योगी सरकार में फिर 2 डिप्टी सीएम बने। केशव प्रसाद मौर्य चुनाव में हार के बावजूद उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन अब की बार सरकार का ब्राह्मण चेहरा बने हैं ब्रजेश पाठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के अधिकतर मुख्यमंत्रियों और मोदी सरकार के कई बड़े चेहरों की मौजूदगी में योगी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। मोदी और योगी सरकारों के डबल इंजन ने 2022 की उत्तर प्रदेश की लड़ाई जीत ली, लेकिन अब 2024 की चुनौती होगी। यूपी में बड़ी जीत के बाद ब्रांड योगी कितना उपयोगी है, आज सवाल पब्लिक का यही है। लेकिन पहले आज की 3 बड़ी खबरें। योगी आदित्यनाथ ने दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। उन्होंने 2 डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत 52 चेहरों के साथ बनाया मंत्रिपरिषद। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम आवास पर डिनर का प्रोग्राम भी इस वक्त चल रहा है। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर बीरभूम हिंसा की जांच सीबीआई को सौंपी गई। बीरभूम के रामपुर हाट पहुंचकर सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है। ममता सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध नहीं किया और कोर्ट का ऑर्डर माना। आज की तीसरी बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने यह बिल पेश किया है। बिल को मंजूरी मिलने के बाद एमसीडी चुनाव होंगे। अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चुना, सबका साथ, सबका विकास। इस नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनेगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। भगवान लहराया है, भगवान लहराएंगे। जय श्री राम। अब सवाल पब्लिक का। योगी आदित्यनाथ अभी 50 साल से कम उम्र के हैं। उत्तर प्रदेश में दोबारा मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने अपना करिश्मा दिखा दिया है। ब्रांड योगी का मतलब आने वाली राजनीति के लिए क्या है, ये आज की राजनीति की सबसे बड़ी स्टोरी है। ब्रांड योगी का मतलब है वो नेता जो भगवाधारी हैं लेकिन संवैधानिक पद पर बैठे हैं। ब्रांड योगी का मतलब संवैधानिक पद पर एक भगवाधारी हैं। ब्रांड योगी का मतलब यह भी है कि कोरोना संकट के बावजूद वो जीतकर दोबारा चुनकर आए हैं। ब्रांड योगी का यह भी मतलब हुआ कि विपक्ष का किसान कार्ड बिल्कुल फेल कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। और ब्रांड योगी का आज यह भी मतलब है कि जातियों में नहीं बंटने दिया उन्होंने हिंदुओं को, और अपना जो बीजेपी का कब्जा उत्तर प्रदेश पर और मजबूत किया। अब उनकी ताकतें क्या हैं? मोदी योगी का डबल इंजन ये ताकत है, लेकिन चुनौती होगी कि कामकाज की रिपोर्ट कार्ड देनी होगी, क्योंकि ये दूसरा आपका चुनाव है और 2024 बहुत जरूरी है। ताकत है योगी आदित्यनाथ की कि यूपी में विपक्ष की ताकत इस वक्त कमजोर है इतनी भारी हार के बाद, लेकिन चुनौती यह है कि ममता जैसे विरोधी नेता यूपी पर जोर देंगे और अपनी
नेशनल इमेज चमकाएंगे। किसान कार्ड जैसा मुद्दा तलाशना मुश्किल है, तो ये ताकत है इस वक्त बीजेपी की और मोदी की। तो ये जो 2024 में काबा, ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी। मथुरा को लेकर दबाव बढ़ेगा इस वक्त बीजेपी के ऊपर। और अगर हम देखें 2024 में अगर किसान कार्ड जैसी चीजें फेल होती हैं तो बीजेपी के लिए योगी राष्ट्रीय चेहरा कैसे बनेगा? सफलता पूर्वक उन्होंने सरकार चलाने का अनुभव अपना दिखाया है। हिंदुत्व की छवि वाले प्रभावी जन नेता बनकर उभर कर आए हैं। गवर्नेंस के साथ भगवादारी को कैसे जोड़ा जा सकता है, ये उन्होंने करके दिखाया है। यूपी से बाहर भी अपनी पहचान बनाई है, अपने दम पर चुनाव जिताने की क्षमता रखते हैं और पॉपुलर हैं। लोगों का बहुत उनका संपर्क रहता है और हर राज्य में जाकर वो बीजेपी के लिए कैंपेन करते हैं। ईमानदार और लगातार काम करने वाली इंजन है ये योगी सरकार। सबसे बड़े राज्य यूपी के सबसे बड़े नेता। लोगों का कहना है कि सारे मुख्यमंत्रियों में अगर देखा जाए तो फर्स्ट अमंगस्ट इक्वल्स योगी आदित्यनाथ को अब माना जाएगा। अब सवाल पब्लिक का आज ये है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन अब और पावरफुल होगा। सवाल नंबर 2 जो पब्लिक पूछ रही है, बीजेपी के लिए योगी राष्ट्रीय तौर पर और उपयोगी होंगे? सवाल नंबर 3, यूपी में फिर भगवाधारी मिशन 24 सेट है क्या? और सवाल नंबर 4, पहले टर्म में अयोध्या काशी, योगी 2.0 में मथुरा बाकी, क्या ये होगा योगी का एजेंडा? और ये सारे सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री रह चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, रविशंकर प्रसाद जी, आपका बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नवभारत पर। और सवाल पब्लिक का शो है ये, और आज पब्लिक ये सवाल पूछ रही है कि योगी भगवादारी और गवर्नेंस का एक कॉम्बिनेशन बनकर अपनी सफलता दिखा चुके हैं। अब क्या 2024 में मामला सेट है बीजेपी का? देखिए नाविका जी, आपका अभिनंदन। बहुत दिनों के बाद आपके चैनल पर आया हूं, आपसे बातचीत हो रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश को अगर आप देखें तो एक बात का ध्यान रखें जिसमें सारे सवालों का जवाब मिलेगा। भाजपा की निर्णायक विजय हुई 14 की लोकसभा में, 17 की विधानसभा में, 19 की लोकसभा में और 22 की विधानसभा में। ये बैक टू बैक 4 विक्ट्री देश के सबसे बड़े प्रदेश में, जहां जातिवाद है, जहां संप्रदायवाद है, जहां क्या नहीं है, वहां पर जीतना, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति कैसे बदली है, ये उसका संकेत है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की अपेक्षा क्या बदली है, ये उसका संकेत है। हमारे अमित शाह जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यूपी की राजनीति में भाजपा को कैसे स्ट्रेटेजाइज किया, आज भी किया, ये उसकी विजय है, संगठन के कार्यकर्ताओं की विजय है। और योगी जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो आशा अपेक्षा जगाई, गुड गवर्नेंस। देखिए, इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश में पारंपरिक सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, एंटी इनकम्बेंसी, क्या क्या, जो जातों के मोनोपोली लीडर बनते थे उनकी सारी मोनोपोली धरी की धरी रह गए, वो खुद हार गए। और जो बड़े बड़े माफिया लोग थे जो जिलों को कंट्रोल करते थे, उनकी सारी नेतागिरी और दादागिरी दोनों हवा हो गई। तो इस बात को समझना चाहिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के समाज में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी के मुख्यमंत्री काल में और प्रधानमंत्री के निर्देश और आशीर्वाद से एक गुणात्मक परिवर्तन आया है। इसको समझना चाहिए, जिसमें सुरक्षा है, जिसमें राष्ट्रवाद है, जिसमें भारत के सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान है, और सबसे बड़ी बात गुड गवर्नेंस भी है, डिलीवरी भी है। इसलिए महिलाओं ने वोट दिया, बाकी ने वोट दिया। आपको याद होगा कि आपके चैनल पर मैंने देखा था जिस समय योगी जी ने शुरू किया था लोग रोमियो ब्रिगेड को टफ करना, कितना हल्ला हुआ था। लेकिन आज वहाँ की बेटियाँ अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं,
हॉस्टल के आगे सीटियां नहीं बचती हैं। ये बिल्कुल। सब चीजें इंपैक्ट करती हैं गुड गवर्नेंस के लार्जर इकोसिस्टम। रविशंकर प्रसाद जी, इस वक्त हम तस्वीरें देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की पहली मंत्री परिषद की बैठक चल रही है इस वक्त। लोगों का ये सवाल है कि योगी क्या बाकी मुख्यमंत्रियों से अब 4 कदम आगे हो गए, उनका कद बड़ा हो गया? क्योंकि एक तो बहुत कम उम्र है उनकी, 50 से नीचे की उम्र है उनकी, और इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा प्रदेश है जिससे 80 लोकसभा की सीटें आती हैं, उसमें जो उन्होंने करिश्मा करके दिखाया, ये जो भगवादारी और गवर्नेंस का मॉडल है, क्या इससे योगी, क्या वो कहते हैं ना, नंबर 1 लेवल पर, हायर देन टॉलर इक्वल अमंगस्ट इक्वल्स, क्या ये उनकी पदवी हो गई? देखिए, आज दूसरी जीत के बाद तो उनका कद बढ़ा ही है। वैसे भी पहले बार से ही उनकी देश में चुनाव प्रचार में जाया करते थे, सब कुछ होता था। लेकिन एक बात मैं और बता दूं, योगी जी रिफॉर्म के भी उतने ही बड़े समर्थक हैं। उनको लगा कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी लानी है तो उस प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार किया। और आज नाविका, आपके दर्शकों के लिए मैं एक बार बताना चाहता हूं, उस समय मैं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक विभाग देखता था, तो नोएडा में एक बहुत बड़े विदेशी मोबाइल कंपनी आ रही थी, और आज वो दुनिया की बहुत बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आपको मालूम है भारत बन गया है, सेकेंड वर्ल्ड में हो गया है। 14 में 2 फैक्ट्री थी, आज 270 है, बड़ी बड़ी विदेशी कंपनी आ गई हैं। तो वो जमीन पर जो स्टैंप ड्यूटी लगता है उसमें रिबेट मांग रही थी। योगी जी नए नए मुख्यमंत्री बने थे, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था। मैंने उनसे आग्रह किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपको अपने रिफॉर्म की छवि को तुरंत देश के सामने रखना है तो इस स्टैंप ड्यूटी के बारे में आप एक सकारात्मक रुख अपनाइए। आपके पदाधिकारियों का विरोध होगा, लेकिन इससे एक जबरदस्त छवि जाएगी। नाविका जी, आपको बताऊं, 1 दिन में उन्होंने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और जो राहत की अपेक्षा थी वो दे दिया। तो योगी जी रिफॉर्म को भी उतना ही समझते हैं, इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, किस तरह से डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। बाकी तो सड़कों की बात, बिजली की बात तो हम लोग करते ही रहते हैं। तो योगी जी ने गुड गवर्नेंस को पूर्णता में जिया है। भगवाधारी हैं, स्वाभिमानी हैं, हिंदू संस्कार पर गर्व करते हैं, भारतीय संस्कृति का हुंकार भरते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस के लिए जो भी अपेक्षाएं होती हैं वो भी उतना ही करते हैं और गरीबों के आंसू भी पोंछते हैं। जब ऐसा कोई नेता बनता है तो वो जो गुड गवर्नेंस आता है, इसी से रिजल्ट मिलता है। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो बिल्कुल बिगुल बच चुका है। 2022 में योगी 2.0 और 2024 में मोदी 3.0 की तैयारी हो गई है। रविशंकर प्रसाद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज योगी जिस पथ पर निकल चुके हैं, बहुत से लोग इस वक्त बिगुल बजा रहे हैं कि 2024 में एक और करिश्मा शायद होने वाला है। आपसे इजाजत लेती हूं और आज दर्शकों को नाविका जी बता दूं, 24 भी जीतेंगे हम। 24 भी हम जीतेंगे, बहुत निर्णायक जीतेंगे देश भर में, यह आपको मैं कहना चाहता हूं। शायद इसी बात से विपक्ष बड़ा आजकल घबराहट में रहता है, लेकिन 4 राज्य आपने जीते हैं 5 राज्यों के चुनावों में से, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके पास जादू की छड़ी तो जरूर है, ऐसा विपक्ष का कहना है। बहरहाल 2024 की नाविका जी, मैं एक लाइन मुझे आप अनुमति दीजिए। ये क्या है कि इतनी बड़ी जीत पर भी विपक्ष को शुभकामना देने में हिचक क्यों होती है? ये भारत की राजनीति में कौन सा एक नया संकेत बन रहा है? मोदी जी विपक्ष का कोई मुख्यमंत्री बनता है, सबसे पहले बधाई देते हैं, पब्लिकली बधाई देते हैं, मिलते हैं, सहयोग का आश्वासन देते हैं, साथ काम करना है। ये क्या हो गया है? ये भाजपा विरोध किस सीमा तक जाएगा कि राजनीति के शिष्टाचार को भी लोग एक प्रकार से तिलांजलि दे रहे हैं। इसे मैं ठीक नहीं मानता हूं। मुझे लगा कि आपके इस प्राइम चैनल पर मुझे ये बात कहनी चाहिए।
बहुत सही कहा आपने। सवाल पूछेंगे विपक्ष से जब उनसे बात करेंगे, पर हमारे साथ जुड़ने के लिए रविशंकर प्रसाद जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको। आपकी पार्टी इस वक्त भगवा के साथ अपना जो झंडा लहरा रही है वो शायद पब्लिक पसंद कर रही है। आइए आज मैं अपने बाकी मेहमानों से अपने दर्शकों को मिलवा दूं। हमारे साथ जुड़ रही हैं नुपुर शर्मा जी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। सबा नकवी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सुधीर दुबे जी भी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी से हैं। शांतनु गुप्ता किताब लिख चुके हैं योगी जी पर, हमारे साथ आज लेखक के तौर पर मौजूद हैं। और क्या कहूं मैं उनका, जिनको सारी दुनिया जानती है, मालिनी अवस्थी जी हमारे साथ हैं आज। और मालिनी अवस्थी जी प्रणाम, नमस्कार आपको। और मैं आपसे सबसे पहले तो थोड़े सुर में पूछना चाहूंगी कि यूपी में काबा, अब यूपी में काबा तो हो गया, आप हमें आज सुर में थोड़ा बता दीजिए कि ये क्या हुआ उत्तर प्रदेश में जो मंत्रमुग्ध कर दिया है पूरे देश को और चारों खाने चित कर दिए हैं विपक्ष के। नाविका जी, आपके साथ साथ पूरे देशवासियों को और उत्तर प्रदेश वासियों को विशेष तौर पे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी हम सब के लिए। मैं भी एक वोटर हूँ और उत्तर प्रदेश के एक बहुत गर्व करती हूँ, मैं उत्तर प्रदेश निवासी हूँ और प्रदेश के सारे रंग देखे हैं हम लोगों ने पूरे इस जीवन काल खंड में। और बहुत गर्व का आज क्षण है कि आध्यात्म और कर्तव्य को समर्पित एक ऐसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को दोबारा मिला है, जिनके आज मैं कह सकती हूँ कि इस राज्याभिषेक में आम जन तक अपनी खुशी अपने आप को उस उत्सव के रूप में जुड़ा हुआ मान रहा था। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी आपको नाविका। ब्रज से कुछ कलाकार, मथुरा से, वृंदावन से, मुझसे उन्होंने पासेस मांगे कि हमें आना है योगी जी के कैसे शपथ ग्रहण में। मैंने कहा कि इतने कलाकारों का तो संभव ही नहीं, एक दो कुछ पासेस हों तो मैं प्रयास करती हूँ। और एक दो पासेस मैंने करी भी व्यवस्था। करीब 36 लोग वो आए, उनका कोई कार्यक्रम नहीं है, कुछ नहीं है, और उन्हें ना तो कुछ पद मिलना है, ना कोई उनकी लालसा है, ना कामना है। अपने पैसे खर्च करके, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है। वो बोले हमें नहीं अंदर एंट्री मिलेगी, हम बाहर खड़े रहेंगे, हमें बस वहाँ पर होना है, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बने। मुझे लगता है इस तरह से जब आम जन किसी भी राजनेता से या अपने किसी भी नेतृत्व से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है, ये राजनीति के लिए बड़ा शुभ संकेत है। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ जी ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, ये इसीलिए सबसे मैं कह सकती हूँ कि समृद्ध इस मामले में है कि उनको जनता प्यार करती है। मैं भी सुन रही थी आपको और सब लोगों को भी, लगातार हम लोग चुनाव के पहले के आकलन भी हम लोग सुन रहे थे। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश जिसने सदैव, जिसको जातिवाद से और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था, महिला असुरक्षा और एक कह सकती हूँ कि अपराध की पृष्ठभूमि से एक दुराग्रह से, पूर्वाग्रह से देखने के लोगों की दृष्टि थी, वो सब कुछ माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने पहले कालखंड में बदल दी है। और हम सब लोगों के लिए मुझे लगता है स्वस्ति कामनाएं हैं कि ये जो दूसरी पारी है, ये उत्तर प्रदेश, क्योंकि भारत का हृदय है, ये और अपने उत्कर्ष को प्राप्त करे। और किन क्षेत्रों में, इस पर मैं बाद में आऊँगी। आपने सुर में कुछ गाने को कहा है, तो देखिए बधाई गाई जाती है हमारे यहाँ, कुछ अच्छा होता है उसमें बधाई गाई जाती है। तो एक बधाई सुना रही हूँ। बधाइया बाज रही द्वार, योगी जी सीएम बने। बधाइया बाज रही द्वार, योगी जी सीएम बने। आम के पातन से कलश सजावो, आम के पातन से कलश सजावो। चौक पुराओ, मंगल गावो, चौक पुराओ, मंगल गावो। अरे जन जन का बन गया त्योहार, योगी जी सीएम बने।
बधाइयाँ गूंज रही द्वार, योगी जी सीएम बने। तो ये जितने मंगल के, जितनी भी स्वस्थ कामनाएं के क्षण है कि आम के पत्तों का जो इस समय तो पूरा आम के बौर भी जो बहुत शुभ माने जाते हैं, मंजरी जी, उनकी महक और गमक से पूरा लखनऊ इस समय सुवासित है। और चौक पुराओ, मंगल गाओ, घर घर बधाई गाओ, क्योंकि योगी जी दोबारा यहाँ आए। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन सुधीर दुबे जी, अखिलेश यादव जी का जो ट्वीट आया जी, उन्हें तंज ही मिला करने के लिए। बधाई देने की बजाय कहते हैं कि उस स्टेडियम में ये पूरा समारोह हुआ जो स्टेडियम सपा ने बनाया था। सुधीर दुबे जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अखिलेश जी, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री नए दोबारा से बने योगी जी, अब उत्तर प्रदेश की शुभकामना करनी चाहिए या इस तरह का तंज कसना चाहिए इस वक्त? क्योंकि चुनाव में जितने तंज कसने थे कस चुके, जितना लड़ना था लड़ चुके, अब तो जनता का रिपोर्ट कार्ड आ ही गया है। तो क्या ये शोभा देता है कि इस वक्त इस तरह का रुख अपनाना अखिलेश जी को? मैं पूछना चाहती हूँ आज आपसे। नाविका जी, सबसे पहले तो आपके चैनल पे जो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी हैं, मालिनी अवस्थी जी बैठी हैं, मैं उनको आज कामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आखिर 15 दिन की खींचतान के बाद उत्तर प्रदेश भाजपा और दिल्ली की भाजपा में सामंजस्य बैठा, या अभी तक शायद नहीं बैठ पाया, लेकिन उत्तर प्रदेश को एक सरकार मिल गई है, तो मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूं। नाविका जी, लखनऊ की भव्यता की बात चल रही थी, लखनऊ की दिव्यता की बात चल रही थी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको बताना चाहती हूँ, मालिनी अवस्थी जी को प्रवक्ता कहना शायद शोभा नहीं देता आपको। वो नाविका, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, वो कलाकार है। नाविका जी मालिनी जी, नाविका, ये जो ये कह रहे हैं, नाविका मुझे कुछ कहने दें। आपने जिस तंज की बात की उसी तंज को आगे बढ़ाते हुए ये कह रहे हैं। दरअसल इतना उदार मन ही नहीं है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्थापना का सम्मान रखें, एक लोकतांत्रिक ढंग से विजयी हुए मुख्यमंत्री को बधाई दें। मैं एक गायिका हूं, आपको यदि मेरे यशस्वी मुख्यमंत्री की प्रशंसा बुरी लग रही है तो ये आपकी समस्या है। कृपया अपनी भूल सुधार करें। न किसी दल की सदस्यता मैंने ली, मैं एक स्वतंत्र विचारों वाली गायिका हूं। मैं गोरखपुर से हूं, आप जानते भी नहीं होंगे मेरा कब का गोरक्षनाथ पीठ का संबंध है। कृपया तंग नजरिए से कलाकार को और किसी भी लोकतांत्रिक चेतना को दबाने का प्रयास न करें। आपकी जो भड़ास है, आपकी जो कुत्सित और आपकी जो कुंठा है, वो आपके विचारों में दिख रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुधीर दुबे जी, किसी भी कलाकार के साथ यूं कहना मुझे लगता है कि इस वक्त सही नहीं है। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए, थोड़ी स्टेट्समैनशिप दिखाइए। क्या इतने तंग दिल का होने से इस वक्त आप क्या पाएंगे? नहीं, मुझे बात ये कहाँ से दिखाएंगे? मुझे बात कहने दीजिए नाविका जी, मुझे बात तो कहने दीजिए। कहिए ना। मैंने मालिनी जी को प्रवक्ता नहीं कहा है, मैंने नूपुर शर्मा जी को कहा है जो भाजपा की प्रवक्ता बैठी हैं। तो फिर आप अपना टेप दोबारा सुन ले। तो अपना टेप दोबारा, आपने नाम मालिनी अवस्थी जी का लिया था, जिससे नुपुर जी भी अचंभित हो गई थी कि प्रवक्ता वो हैं और भाजपा के पोस्टर के आगे वो बैठी हुई हैं। लेकिन आपने नाम, अगर आपकी गलती थी तो ये माफी आप मालिनी जी से मांग ले और नुपुर जी से मांग ले। जब गलती है ही नहीं, फिर माफी की बात क्या है? आप एक बार चला दीजिए उस टेप को। चलिए चला दूंगी। गलती ना मानना शायद भाई, जब गलती की कोई बात नहीं है फिर गलती। अब मुझे बात पूरी कहने दीजिए। जी कहिए। देखिए, मैं आ सकती हूँ जरा? विषय से डाइवर्ट करेंगे। आज को नींद नहीं आएगी, आज नींद नहीं आएगी इन लोगों को। अरे मालिनी जी, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप इस तरह से मत बोलिए। मैंने आपको प्रवक्ता नहीं कहा है। ये कहीं ना कहीं जो है, क्या बात कर रहे हैं? बातचीत का स्तर अपना सुधारिए।
मुझे तो नहीं लगता मैंने कुछ ऐसी बात कही हो कि जिसमें मुझे इस तरह की बात आप कह रही हैं या मुझे इस पर सुधारना चाहिए। चलिए, आपने दिल्ली से खींचतान की बात करी, आपने मालिनी अवस्थी कहा जरूर था, लेकिन शायद गलती को एडमिट करना या मान लेना शायद आपके इस वक्त चरित्र में नहीं है, तो नहीं है, कोई बात नहीं। हम पाठशाला नहीं चला रहे कि आपको अभी सिखाएंगे। नूपुर जी, सुधीर दुबे जी का कहना है कि 15 दिन खींचतान चली लखनऊ और दिल्ली के बीच में, तब जाके कहीं मंत्रिमंडल बना। अब नूपुर जी, ये तो आप पर इल्जाम है। देखिए नविका जी, नमस्कार आपको, खासकर धन्यवाद मालिनी अवस्थी जी का, बहुत ही सुरीली आवाज में उन्होंने बधाई गाई। आपके लिए आपको भी शुभकामनाएं मालिनी जी, बहुत अच्छा लगा। और सभी दर्शकों को, सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। दो चीजें कहूंगी। देखिए, एक तो कहूंगी कि भाजपा के इतने करीबी हैं, क्या हुआ, सब कुछ पता है भाजपा के अंदर क्या चलता है। कहीं आप भी छोड़ने तो नहीं वाले समाजवादी पार्टी को, इस रास्ते तो नहीं आने वाले, सोच लीजिएगा। लेकिन सच्चाई असल में ये है, अपनी तुलना, स्वयं की तुलना भगवान कृष्ण से कर देना और इससे इतिहास तो बदलता नहीं कि राम भक्तों पे और कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई थी। अब ऐसे लोगों से आप अपेक्षा रखेंगी कि हिंदुओं के रीति रिवाजों को ये समझेंगे? होलास्टिक शुरू हो चुका था जी, जिस दिन आपका चुनाव का प्रचार, चुनाव के निर्णय आए हैं, सारे वोट जिस दिन गिनती हुई है, रिजल्ट आए हैं, आपके यहाँ नहीं मानते होंगे, क्योंकि आप तो कार सेवकों को मारते हैं ना जान से, साधु संतों को, निर्दोष लोगों को, हिंदुओं को मारते और ये और कहते थे कि और मारेंगे। आपके यहाँ नहीं मानते होंगे। हिंदू रीति रिवाज के अंदर माना जाता है होलास्टिक में कोई अच्छा काम नहीं होता। चलिए, आज के लिए आपके लिए इतनी सीख काफी थी। दूसरा, मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये जो समाजवादी पार्टी के लिए मैं क्या कहूं, मैं कहना नहीं चाह रही थी, हम तो अपनी जीत को भी जिम्मेदारी मान रहे हैं नविका जी, लेकिन ये तो हार में भी अहंकार और गुरूर दिखा रहे हैं। काफी ऐसी चीजें हैं, मैं कह सकती हूँ, रस्सी जल गई बल नहीं गया और अंगूर तो आखिर खट्टे ही हैं। इनके बारे में अब मैं क्या कहूँ, हर चीज का श्रेय लेने के लिए तो घूम ही रहे हैं ना अखिलेश जी। अब ये भी कह देंगे राम भगवान के मंदिर का निर्माण भी हमने किया, कहते रहिए। पर हाँ, मैं हाथ जोड़ के और शीश झुकाकर उत्तर प्रदेश की जनता को और उन्हीं 4 राज्यों की जनता को धन्यवाद करूंगी, जिन्होंने इतना विश्वास और प्यार जताया कि मतदान दे के आखिरकार वापस सेवा करने का मौका भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय मोदी जी, योगी जी, पुष्कर धामी जी, प्रमोद सावंत जी, बीरेन जी को दिया है। इसलिए धन्यवाद। मैं सबा नकवी जी आपसे पूछना चाहती हूँ, आज योगी 2.0 शुरू हुआ है, पहली मंत्रिमंडल की बैठक भी चल रही है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि इस पूरे मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है, इसका मैसेज क्या है? अगर आप देखें तो अपर कास्ट 18 रिप्रेजेंटेटिव हैं, ओबीसी 19, SC ST से 13, मुस्लिम 1, सिख 1, ये हैं 52 मंत्री जो बनाए हैं योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल में। मैं पूछना चाहती हूं, इसका मैसेज क्या दिया योगी जी ने, नंबर 1। और नंबर 2, मैं पूछना चाहती हूं कि योगी 2.0 इसकी छाप होगी क्या? नविका जी, आपने प्रोग्राम के शुरुआत में ही काफी मुद्दे उठाए कि क्या मथुरा होगा, क्या योगी फ्यूचर में नेता उभर के आएंगे, 50 से नीचे है उनकी उम्र, सब चीज का जवाब है हाँ। मैं जो आपने सवाल उठाए, मैं कहूंगी हाँ, मथुरा भी उठेगा, योगी भी भविष्य में बीजेपी के, अब तो नरेंद्र मोदी के बाद वही दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि एक बहुत बड़े स्टेट में उन्होंने अपने नाम पर, हालांकि भाजपा के साथ नरेंद्र मोदी को छोड़ के मैं हमेशा मानती हूँ एक बहुत संगठन जुड़ा हुआ है, और क्योंकि मैंने इतना दौरा किया, प्रधानमंत्री की भी छवि में बहुत दम है, खासकर जो पूर्वांचल के तरफ किसान आंदोलन की वजह से यहाँ पे वेस्ट यूपी में योगी जी के नाम पे ज्यादा लोगों ने कहा हमने उनका नमक खाया है, इस तरह की बातें हुई। जो भी है, बीजेपी की अपनी लीडरशिप है, 2 लीडरान हैं, और योगी जी भविष्य में बहुत बड़े बीजेपी के अब भविष्य वो ही हैं। अब देखते हैं वो किस तरह से आगे बढ़ते हैं। मथुरा का मुद्दा, हालांकि वो कोर्ट से भी जुड़ा हुआ है, जो कोर्ट करेगा,
क्या वो उस तरह का आंदोलन उठाना चाहेंगे? क्योंकि मेरा जो एनालिसिस वो जो चुनाव के रिजल्ट का ये हिंदुत्व तो है ही, देखिए उनकी छवि में, लेकिन जो असल जो बढ़त हुई है बीजेपी की वो हुई है लाभार्थी, राशन, ये सब। हिंदुत्व एक पॉइंट के ऊपर जो उनको जो प्लस मिला है वो वेलफेयर से मिला है। हिंदुत्व का मैं ये नहीं कह रही कि हिंदुत्व है नहीं, लेकिन वेलफेयर से मिला है जो प्लस। अब इन दोनों चीजों को कंबाइन करके राम और राशन, जो भी हम कहें, जब रिजल्ट आ रहा था, जिस दिन हम लोग सब स्टूडियो में थे नविका जी, तो मुझे 1 बजे तक एक आर्टिकल लिखना था। मैंने भेजा फूड एंड फेथ हेडलाइन, उन्होंने वही हेडलाइन इस्तेमाल की, तो वही लग रहा है। एक चीज मैं नोट करूंगी, आप मुझे बता दीजिए कि एक ही महिला अभी तक बेबी रानी मौर्य को शायद इंक्लूड किया है। अच्छा होता अगर वो और महिलाओं को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते। नहीं, गलत है ये? तो ठीक है, गलत है ये। 5 महिलाएं हैं। हाँ, 5 है। माफी मांगू, किसी ने मुझसे मैसेज में कहा, तो ये गलती हो गई मुझसे, मैं चूक होगी, मैं बिल्कुल स्वीकार कर रही हूँ। 5 महिलाएं बहुत, एक जो एडिशनल हिस्सा समाज का जो आया है बीजेपी की तरफ, अगर हम CSDS का डेटा देखें तो 41% नॉन जाटव दलित भाजपा की तरफ गए हैं और 21% जाटव दलित जो बिल्कुल बसपा के लॉयल वोटर होते थे, जो हिलते नहीं थे, वो भाजपा की तरफ गए हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ी क्रांतिकारी सोशल इंजीनियरिंग में एक चीज हो चुकी है। तो उससे बीजेपी कैसे आगे चलेगी, रिटेन भी करना है, ये सब चीजें हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण मैंडेट है। इसका असर हिंदुस्तान के पॉलिटिक्स पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि जो ऑपोजिशन का जो स्पेस है वो डीमोरलाइज हो गई है। लेकिन मैं ये भी कहूंगी कि राजनीति में हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ खत्म हो गया। हम लोग को ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अखिलेश यादव वाले फ्रंट को 36% वोट मिला है यूपी में, भाजपा को 5% ज्यादा मिला। ये डेटा है। मैं बिल्कुल उम्मीद हमेशा कायम रहती है और 2027 में अगला चुनाव होगा। तो शांतनु गुप्ता जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने योगी, ब्रांड योगी पर किताब भी लिखी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये ब्रांड योगी है क्या? भगवादारी, लेकिन जब बात करते हैं रिफॉर्म्स की, बात करते हैं नौकरियों की, इन्वेस्टमेंट की, तो उनका एक बिग पिक्चर है उत्तर प्रदेश को लेके। तो ये भगवादारी अलोंग विद इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक थिंकिंग, ये कैसे जोड़ते हैं योगी जी, और क्या इसका एक बड़ा नजारा हम देखने वाले हैं योगी 2.0 में? नाविका नमस्कार, उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को नमस्कार और बधाई। मैं इस समय भी उसी स्टेडियम, इकाना स्टेडियम के साइड में एक रूम में बैठा हूं और मैं सुबह से आपकी टीम के साथ था। आपकी टीम को बधाई, उन्होंने बहुत अच्छी कवरेज करी। और देखिए, जो आज यहाँ पर हुआ वो एक ओथ नहीं थी, वो एक शपथ समारोह नहीं था, वो एक तरह से भारत की सांस्कृतिक जीत थी। वो जीत थी एक ईमानदार नेता की, वो जीत थी एक रिफॉर्मिस्ट नेता की, वो जीत थी एक असर्टिव नेता की। क्योंकि जब लोग आए थे यहाँ पे चल के, जब आप देख रहे थे, जब नरेंद्र मोदी स्टेज पे आए, जब योगी आदित्यनाथ स्टेज पे आए, क्रिकेट स्टेडियम ऐसा लग रहा था जैसे विराट कोहली ने छक्का मार दिया हो, ऐसा लग रहा था कोई मैच जीत गए हम बड़ा। तो ये एक नॉर्मल ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, जो आप टीवी से शायद ना समझ पाए। यहाँ पे अपनी टीम से आप बात करेंगे, आपको पता लगेगा। मैं अभी भी आपकी टीम के साथ बैठा हूँ, वो लोग सुबह 11 बजे हैं, अभी 8 बजे से सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। और जब 2 बजे से लोग आना शुरू हो गए थे, यहाँ पे इतनी धूप थी, करीब 40-42 डिग्री टेम्परेचर था, और कोई लोग बिना शिकन के यहाँ बैठे थे, केवल अपने नेता की एक शपथ सुनने। और जब योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं योगी आदित्यनाथ, और लोगों ने मतलब एक गहरी चैन की सांस भरी कि अगले 5 साल भी हमें वही सुशासन मिलने वाला है, और वही ब्रांड योगी है। ब्रांड योगी के एक हाथ में लैपटॉप भी है और एक हाथ में पूजा की थाली भी है। अब हिंदू होना अपमान का या कोई शर्म का विषय नहीं है। पहले उत्तर प्रदेश का कल्चरल टूरिज्म ताजमहल से शुरू होता था, ताजमहल से ख़त्म होता था। मालिनी जी बैठी हैं चैनल पे, जो मेरी किताब है उसका नवा चैप्टर है कल्चरल रेनेसां, और उन्होंने मेरी बहुत मदद करी उस चैप्टर को शेप अप करने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरा नाम भी मत लिखना, और मैं चैनल में उनकी परमिशन के बिना उनका नाम भी ले रहा हूँ। उन्होंने बहुत मदद करी और बताया कि कैसे जो छोटे कलाकार हैं, जो जिलों में कलाकार हैं, कैसे उनकी मदद हुई इन कोरोना काल में।
तो मेरे ख्याल से जो उत्तर प्रदेश आ चुका है जिस स्टेज पे, वो यहाँ पे टेक ऑफ के लिए है। और जो हमने आज देखा मंच पे, देखा वो अभूतपूर्व था। उसकी कल्पना केवल यहाँ रह के ही करी जा सकती है, जिसमें बार बार कह रहा हूँ कि ये शपथ नहीं थी, ये भारत की एक सांस्कृतिक विजय थी और एक ईमानदारी की, कर्मठता की विजय थी आज। सुधीर दुबे जी, ये जनता की आवाज आप तक पहुंची नहीं कि आप अभी भी सदमे में नजर आ रहे हैं? नाविका जी, सदमा किस बात का है? देखिए, जहां भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने सत्ता सौंपी है, वहीं हमें भी 125 सीटें सौंप करके हमें मजबूत विपक्ष में पहरेदारी का काम सौंपा है। नाविका जी, मैं लखनऊ की भव्यता की बात कर रहा था, बात कहीं और चली गई। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, उसमें तमाम दर्शक और तमाम उत्तर प्रदेश के लोग जो है गवाह बने। और मेरे एक साथी ने वहां का एक फोटो भी भेजा था, तो मैं देख रहा था कि उस इकाना स्टेडियम की जो भव्यता है वो कैसे बन रही है, कि उसके आसपास में HCL की बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स सिटी है, प्लाजो मॉल है, कैंसर हॉस्पिटल है, संस्कृति स्कूल है, लखनऊ मेट्रो वहां दौड़ रही है। तो ये सारी चीजें 2012 से 2017 के बीच में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बनी, और ये सब चीजें आज उत्तर प्रदेश में जाकर के बाहर के लोगों ने भी देखी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में 2012 से 17 के बीच में काम हुआ। जी नाविका जी, बस तो इतना काम किया था, तो 2017 में लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? 2022 में लोगों ने वोट क्यों नहीं दिया? नुपुर शर्मा जी, इस तर्क को आप क्या कहेंगी? देखिए, एक तो मैं सबसे पहले मैं जरा सभा जी का जवाब देना चाहूंगी। पश्चिमी और ब्रज की जिम्मेदारी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह जी के पास थी, तो जाट समुदाय के लोगों ने हमें वोट दिया। एक सर्वे आया है एक बड़े अखबार के अंदर कि उत्तर प्रदेश के 8% मुसलमानों ने बकायदा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। आज भी मैं देख रही हूँ, सुबह से टीवी डिबेट्स पे भी मैंने हिस्सा लिया। रविका जी, लोग हमारे मंत्रिमंडल को भी जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं। तो ठीक है, आप सुन लीजिए, अगर 20 अगर पिछड़ी जाति से, तो 20 स्वर्ण जाति से भी हमारे मंत्री हैं। मैं ये कहूंगी कि अब आज की तारीख में जनता को, मतदाता को, जिसकी सेवा करने के लिए आप चुन के आते हैं, धर्म और जाति के चश्मे से देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि आज की तारीख में एक नया वर्ग है जिसे कहते हैं लाभार्थी चेतना वर्ग, जो जनता जनार्दन का सदस्य जिसपे लाभ पहुंचाए। देखिए, इज्जत घर या शौचालय ये पूछ के नहीं जाता कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तभी मैं यहाँ बनूंगा, तभी मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। वो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना के तहत वो सर के ऊपर छत भी आपकी धर्म जाति नहीं पूछती, ना वो उज्ज्वला योजना के तहत वो गैस कनेक्शन, ना वो राशन जो बकायदा 2 साल में दुगना करके मोदी जी और योगी जी के करकमलों की वजह से करीबन 84 करोड़ लोगों को और उत्तर प्रदेश के करीबन 15 करोड़ लोगों को मिला है 2 साल के लिए वो राशन। जिस तरीके से महामारी से जूझा है, क्या अस्पतालों में ये पूछा जा रहा था तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है? लेकिन नुपुर जी, कहीं ना कहीं ये फैक्टर होता है, कहीं ना कहीं एक फैक्टर होता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकती, क्योंकि हारने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को बनाया गया दोबारा से उप मुख्यमंत्री, तो उसमें जाति का कोई ना कोई हाथ है। ब्राह्मण चेहरा पहले दिनेश शर्मा जी थे, अब वो ब्रजेश पाठक जी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं। तो ये कहीं ना कहीं जाति है, आप बिल्कुल इससे इनकार नहीं कर सकती। देखिए, मैं नविका जी इतना कहना चाहूंगी कि केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे पुराने संगठन के कार्यकर्ता और बड़े नेता भी हैं, वो ऑलरेडी लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। तो मैं ये भी नहीं कह रही हूं कि हर वर्ग से रिप्रेजेंटेशन नहीं है। आप आज जो 52 मंत्रीगणों ने शपथ लिया, आप उनका भी देख लीजिएगा, वो हर क्षेत्र से, हर श्रेणी से अपने वर्ग के बड़े नेता हैं, चुन के आए हैं। लेकिन क्या ये कह देना कि BMW जैसे फॉर्मूले और MY+J वाले फॉर्मूले ही सक्सेसफुल होते हैं और केवल इसी पे वोट पड़ता है, मैं ये नहीं मानती। कुछ विशेषज्ञों ने 2019 के चुनाव में ये करना शुरू किया था, और हमारे लेट जेटली जी ने उस समय पे हम प्रवक्ताओं को ये समझाया था
कि आप ये समझिए कि अब वो लाभार्थी, वो बेनिफिशियरी जिसके पास सहूलियत पहुंच रही है, जो दिन रात मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाने के बावजूद कर देता है, वो करदाता आज हिसाब भी मांगता है। हाँ, लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी के हमारे प्रवक्ता ने आज कुछ वो गिनवा दिए कि हमने ये काम कर दिया और वो काम कर दिया, और आपने सही पूछा कि फिर आप लोग चुनाव क्यों नहीं जीते। देखिए, सीएजी की एक रिपोर्ट आई थी कि अखिलेश यादव जी की सरकार के अधीन 2012 से 17 के अंदर शायद इसका जवाब आप देंगे, इतने बड़े काम किए हैं, तो करीबन 97,000 करोड़ की धांधलेबाजी कैसे हुई? ये तो कैग की रिपोर्ट ने कहा था। क्या काम किया और कितना खसोट लिए, टोटी चोर समेत, ये तो इसका जवाब तो आप ही देंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा नूपुर जी, चलिए वो चुनाव से पहले की बातें थी, लेकिन आज पब्लिक सवाल पूछ रही है सुधीर दुबे जी से कुछ और। दिल्ली से अनिल धवन पूछ रहे हैं, अखिलेश यादव के सपने में कृष्ण भगवान ने कहा था कि वो सरकार बना रहे हैं, और आज अब अपने ही बनाए स्टेडियम में आपका मौजूद होना संभव नहीं हो तो क्या हो गया? एक ये सवाल है, और एक सवाल है चितरंजन शर्मा का दिल्ली से, जो पूछ रहे हैं, सपा के प्रवक्ता से सवाल है, आपका वोट शेयर बढ़ा है, सीटें बढ़ी हैं, फिर भी आप एक मजबूत विपक्ष के तौर पर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाने की जगह सीएम योगी पर तंज कसने में क्यों लगे हुए हैं? आखिर इसका क्या फायदा होगा? सुधीर दुबे जी, पब्लिक, मैं हमेशा कहती हूं, बॉस है, सब जानती है, इनके जवाब दीजिए। बिल्कुल, इनके जवाब पे मैं आऊंगा नाविका जी, लेकिन उससे पहले मैं नूपुर जी ने एक बात कही है कि इनका जो मंत्रिमंडल का आज गठन हुआ है, और इस मंत्रिमंडल के गठन में, हालांकि मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, लेकिन इन्होंने कहा कि जाति की बात खोजते हैं, या केशव प्रसाद मौर्य जी जो हार गए उनको जो है दोबारा से उप मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, जैसे दिनेश शर्मा जी और आप पब्लिक के सवालों के जवाब दीजिए। आपको पब्लिक ने 125 सीटें दी हैं, तो आप पहले पब्लिक के सवालों को जवाब दीजिए। बीजेपी तो आपको जवाब दे चुकी है, बीजेपी आपको जवाब दे चुकी है चुनाव में। आप पहले मैं पब्लिक के सवालों को ही यहां जगह दूंगी। आपके सवालों का समय हुआ खत्म, पब्लिक के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। सुधीर, जब आप बोलने ही नहीं देंगी नाविका जी, तो मैं कैसे बात रखूं? नहीं, तो आप पब्लिक के पहले जवाब दे दीजिए, फिर जो मर्जी कहिएगा। मैं आता हूं, उस बात पर भी आता हूं। नहीं, इतना समय नहीं होता सर, इतना समय नहीं है, ये रैली नहीं है और ना चुनाव चल रहे हैं। मंत्रिमंडल चुनने का विशेषाधिकार तो आदरणीय, एक सेकेंड, मंत्रिमंडल चुनने का विशेषाधिकार तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास है, भारतीय जनता पार्टी के पास है ना। आपको हर चीज में, अगर आपके हर चीज में अपनी चिर दिखाएंगे तो मैं क्या कहूँ? तो भैया वो विशेषाधिकार हमारा है। चलिए, सुधीर दुबे जी के लिए पब्लिक बड़ी नहीं है, वो खुद बड़े हैं, उनके स्वयं के सवाल ज्यादा बड़े हैं। समाजवादी पार्टी शायद इसी वजह से कहीं ना कहीं पिछड़ गई। मालिनी जी जाने से पहले सुर में एक बार और, आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है, एक लाइन गाकर सुना दीजिए, क्योंकि आपके कई मुरीद हैं जो शो देख रहे हैं। आगे क्या होने वाला है ये मैं गा कर के क्या बताऊं, मैं तो शुभकामनाएं दे सकती हूं। एक उत्तर प्रदेश के समर्पित नागरिक होने के नाते मैं, अपेक्षाएं मेरी अवश्य हैं कि महिलाओं ने बहुत जम कर के, बहुत अधिकार के साथ अब की बार योगी जी के लिए वोट किया है, मोदी जी योगी जी के लिए, और मुझे लगता है उनका ये विश्वास बना रहे। कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, महिला सुरक्षा की बात है, महिलाओं की प्रतिभागिता की बात भी है, और दूसरी बात मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र पे मैं ज़रूर कामना करूँगी और अपेक्षा करूँगी कि योगी सरकार की जो ये सेकेंड पारी है, क्योंकि मैं नाविका मानती हूँ कि संस्कृति और शिक्षा दो अलग अलग नहीं, एक ही है मेरे लिए। संस्कार भी शिक्षा के अंग होने चाहिए, और उत्तर प्रदेश एक समय शिक्षा का बहुत बड़ा आधारशिला रही है यहाँ के व्यक्तित्व निर्माण में। वो मुझे लगता है कि ज़रूर बहुत इसकी अभी मुझे दिखनी चाहिए। तीसरा, जो ये शिक्षा भी है नाविका, वो स्किल ओरिएंटेड हो ताकि लोगों को रोजगार मिले जी। और आपने बोला कुछ एक लाइन गा करके सुनाऊं, तो मैं बस एक बधाई और गा रही हूँ।
25 मार्च फागुन के शुभ दिन आइले हो, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनले हो। 25 मार्च फागुन के शुभ दिन आइले हो, योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बनले हो। अरे घर घर मिठैया बने बाटे, घरे घरे सहनाई ढोल बाजे हो, कि ललना घरा घरा बाजेला बधैया की योगी जी फिर से बनले हो। 26 मार्च के 25 मार्च के शुभ दिन आइले हो, योगी जी फिर से सीएम बनले हो। योगी जी फिर से सीएम बनले हो, योगी जी फिर से सीएम बनले हो। वाह, क्या बात है। आपका मालिनी जी और हमारे सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले दर्शकों आपको मिलवा दूं केंद्र में महिलाओं और बच्चों की मंत्री से, जो महिला हैं और उनके लिए योगी जी का दूसरा पड़ाव क्या कहता है। स्मृति ईरानी जी, इनके साथ थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, आइए सुनते हैं। क्या संदेश है आज जो सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, मुख्यमंत्री इतने सारे गए थे, योगी जी का एक दूसरा अध्याय शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लिए ये क्या मायने रखता है और देश को ये क्या मैसेज था आज? देश के लिए ये संदेश है कि नव भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का परिवार समर्पित है, कि विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेगी। भारतीय जनता पार्टी परिवार अनुग्रहित है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जात पात धर्म की सारी बेड़ियों को तोड़कर मात्र विकास के संकल्प को स्वीकार कर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया और पुनः योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया। तो आज अभिनंदन का दिन है जो हम करते हैं समाज का, आज अभिनंदन का दिन है जो हम करते हैं विकास के हर उस कार्य का। स्मृति जी, मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये स्टेडियम में इस तरह का समारोह शायद ही कभी किसी मुख्यमंत्री का हुआ हो। इस भव्य समारोह का भी तो कोई ना कोई संदेश होगा, क्योंकि बीजेपी में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें कोई संदेश नहीं होता। तो क्या संदेश था? नाविका जी, आप वर्षों से पत्रकारिता कर रही हैं। ये मेरा सुखद सौभाग्य रहा है, संयोग भी रहा है कि मैंने भव्य कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व वाली प्रदेश की सरकार गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी देखे। आज जिस प्रदेश से मैं सांसद हूँ, आज एक भव्य कार्यक्रम अपने संगठन का, अपने परिवार का, यहाँ पर भी हम सब उसके साक्षी बन पाए। अगर आप संदेश की तलाश में हैं तो ये संदेश है कि परिवारवाद के खिलाफ जंग जो छेड़ी थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस जंग में उत्तीर्ण हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के सैनिक जो समाज को खंडित करने का दुस्साहस कर रहे थे राजनीतिक दल। उन राजनीतिक दलों की मंशा को परास्त किया है भारतीय जनता पार्टी ने जनता के सहयोग से। आज यही शुभ संकेत उत्तर प्रदेश और देश को प्राप्त हुआ है। 37 साल बाद ऐसा हुआ है कि एक मुख्यमंत्री और एक पार्टी की सरकार दोबारा चुनकर आ रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये उत्तर प्रदेश के लिए और 2024 के लिए बीजेपी के लिए इसका क्या मायने हैं? उत्तर प्रदेश अभिलाषी था कि एक ऐसा उनको सरकारी तंत्र और प्रशासनिक तंत्र मिले जो एक स्थिर सरकार और गुड गवर्नेंस को परिभाषित करते वाली सरकार चलाए। उत्तर प्रदेश की जनता अभिलाषी थी कि आपको एक ऐसी सरकार मिले जो लॉ एंड ऑर्डर को प्राथमिकता दे, एक ऐसी सरकार मिले जो भेदभाव में विश्वास न रखे, एक ऐसी सरकार मिले जो विकास को एक नए स्वरूप में परिभाषित करे, और विशेषता एक महिला होने के नाते एक ऐसी सरकार जो महिलाओं के संरक्षण के प्रति समर्पित हो।
तो मुझे लगता है कि आज विशेष एक त्योहार महिलाओं के लिए भी है कि एक ऐसी सरकार पुनः उनके सहयोग और आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई, जिन्होंने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी, बेटियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी और बेटियों के उज्जवल भविष्य के निर्माण में अपने आप को समर्पित किया। ऐसी सरकार आज महिलाओं के आशीर्वाद से पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनी है। अमेठी की शेरनी आपको कहा जाता है और 2019 में आपने अमेठी में जो करिश्मा दिखाया था। मैं आपको राजनीतिक सवालों से तो नहीं भागने दूंगी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि 2024 के लिए और लोकसभा चुनाव जो होंगे उसके लिए ये क्या मायने रखता है? मैं इतना ही कहूंगी, जैसा कि मैंने आपसे काशी में कहा था नाविका जी, कि एक बार फिर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। मैंने बाबा विश्वनाथ के चरणों में आपसे कहा था बड़ी विनम्रता के साथ कि पुनः देश के प्रधान सेवक नरेंद्र भाई मोदी बनेंगे। इसलिए मैं अभी एडवांस में ही नरेंद्र भाई का जनता की ओर से अभिवादन करती हूँ, कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे काशी में कहा था, प्रधानमंत्री की रेस में कई आपको इंटरव्यू देंगे, लेकिन देश में प्रधान सेवक एक ही संभव है, जिनका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अखिलेश यादव जी ने अभी ट्वीट किया है, नई सरकार को बधाई कि वो सपा के बनाए स्टेडियम में शपथ ले रही है। शपथ सिर्फ सरकार बनाने की ही नहीं, जनता की सच्ची सेवा की भी लेनी चाहिए। ये अखिलेश यादव ने कहा। हिंदी में एक कहावत है, अंगूर खट्टे हैं। तो मैं तो इतना ही कहूंगी कि अखिलेश जी अगर इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं, शायद ऐसे ही कटु शब्दों की वजह से जनता ने उन्हें परास्त किया है। उनके मुख से प्रदेश के लिए अच्छी कामना हो, ऐसा मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। आज विजय उत्सव है और शालीनता और संस्कार ये परिचय देते हैं कि हमें विजय में विनम्र रहना चाहिए। इसलिए मैं आज मुलायम सिंह यादव जी को नमस्कार करते हुए इतना ही कहूंगी कि जिस व्यक्ति ने अपने परिवार में अपनों को सम्मान नहीं दिया, उनसे मुझे अपनी पार्टी, अपने परिवार के लिए सम्मान की अपेक्षा नहीं है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूं कि योगी आदित्यनाथ फर्स्ट अमंग इक्वल्स इन द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ बीजेपी इन वेरियस स्टेट्स माने जा रहे हैं। इस पर आप I understand your desire to titillate for a political headline. I will only say this, which I said in Kashi, that you are asking somebody as to who is better or best in the Bharatiya Janata Party. What is to be celebrated about my party is that my leadership, especially at the center, Shri Narendra Modi, recognizes the need to strengthen each state unit, recognizes the need to identify leadership skills not only in states but also up to district and booth level. And that is why anybody who is dedicated to the cause of nation building, anybody with a skill set of ensuring that the needs of the poor are met, this is the opportunity to serve the country through the Bharatiya Janata Party. That is why I'm extremely proud that my leader Narendra Modi today has ensured by only Uttar Pradesh, Uttarakhand, Goa, Manipur has seen exceptional leadership. That is only possible when you have a leadership which is confident about their own attributes and their service towards the country. Unlike the infamous Gandhi family, I am proud that my central leadership has given birth to so many leaders across the country so that together everybody can serve and build a resilient and an extremely strong nation. Well, Smriti Irani ji, what can I say to you? Many people are already looking at 2024 beginning from Uttar Pradesh in 2022. Do you think Gujarat, Himachal and 3 state elections next year will pose any challenge to the BJP in the run-up to 2024? If you have noticed, Navika ji, after the election results were declared, the Honorable Prime Minister was on a visit to the state of Gujarat. That is a state with which he's had obviously familial ties. Obviously, his whole political journey began from the state. Himachal is a state that he served to strengthen the Sangathan. And for the Bharatiya Janata Party, if you ask any Karyakarta, every election for us matters, because that is an opportunity for us to go and tell the people of our country how much we have endeavored to ensure that the promises we made are promises that are kept.
and we endeavor to ensure that we have their relentless support and their continued blessings. So why only state elections? Every election that will happen henceforth, or for that matter has happened in the past, has seen resilient Bhajpais work from the ground up to ensure that we see a day that we see today in the state of Uttar Pradesh, a day of celebration, a day of resolve, a day of service. So, आपको लगता है कि इलेक्शन मोड 2024 तक चलेगा या कुछ? हम सेवा के मोड में 24 घंटे हैं, इलेक्शन उसमें आप जोड़ सकती हैं, ये आपका अधिकार है। धन्यवाद नाविका जी।